एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास ये कोई एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड पे बनी हुई है, इसी तरह ये एक एप्लीकेशन है जो आईफोन पे बनी हुई है, ठीक है, आईफोन पे है। और इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास कोई एक डेटाबेस है जिसके साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है। अब वेब एपीआई क्या है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो वेब एपीआई है ना आपके पास, उसके अंदर आप अपनी कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। वेब एपीआई आपके कुछ फंक्शंस होते हैं। अब कहते हैं ना जी मैंने एपीआई यूज किया, वो ये काम कर रही है, इसका मतलब है वो एपीआई कहीं पे पब्लिश्ड है किसी सर्वर के ऊपर, और वो यूज करते हुए आप उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अंदर क्या हो रहा है, किसने लिखी है, इससे आपको गर्ज नहीं है। अब मैं एंड्रॉयड एंड से फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी आईपी के ऊपर कोई मेथड्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या आईफोन से मैं एसक्यूएल में डाटा इंसर्ट या रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्टली एसक्यूएल के अंदर नहीं होगा इंसर्ट, ठीक है। वैसे तो उसकी लोकल डेटाबेस आपके पास टूल्स की होती है जो इतनी एनफ नहीं होती। अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स होंगे आपकी एप्लीकेशंस के, तो फिर आप लोकल डेटाबेस नहीं यूज करेंगे। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन स्टैंड अलोन नहीं होगी, तो फिर आपको कोई ऐसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा जस्ट लाइक एसक्यूएल या ओरेकल। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास हम वेब एपीआईज को डेवलप करते हैं, जिनके साथ हम एंड्रॉयड के जो हमारे कोड्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद वो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास जो है ना डाटा रिट्रीव करके लेकर आ रही होती है। तो वेब एपीआई का तो ये एक हमें थोड़ा सा एडवांटेज नजर आता है। बनानी कैसे है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसको बनाने में नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये आपके साथ एक कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये है। अब विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए हम वेब एपीआई बनाएंगे, और मैं साथ ही आपको अपने मोबाइल पे भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। ये मेरे मोबाइल पे भी एक्सेसिबल होगी, क्योंकि मेरा जो आईपी है इस वक्त, मेरे राउटर का आईपी, वो आप लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैं इसको अपने ये आईपी के ऊपर पब्लिश करूंगा। अब आपके लिए कब एक्सेसिबल होगा कि ये एपीआई एक ऐसे आईपी के ऊपर पब्लिश हो जो ग्लोबली आप कहीं पे भी एक्सेस कर सके, तो फिर ये आप भी यूज कर सकेंगे, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना, कि जब मैं इस एपीआई को बना के पब्लिश कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा या पब्लिश कर दूंगा अपने आईआईएस के ऊपर, तो फिर ये कहाँ से यूज किया जा सकेगा? फिर ये अगर ग्लोबली पब्लिश्ड होगी, तो फिर आप कहीं से भी इसको आईपी ओवर आईपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। आप कहेंगे भाई सर आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना तो हमें पहले भी बहुत दफ़ा बताया, तो अब इस दफ़ा थोड़ा सा मैं चेंज बता रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो को आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यस, आई एम रनिंग इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे एक नया आपने प्रोजेक्ट बनाना है, पर अब की बार आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनानी है। .NET फ्रेमवर्क के लिए वेब एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। डेस्कटॉप या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन नहीं, वेब एप्लीकेशन की तरफ में जाना। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन का जो मैं नाम दे रहा हूं दैट इज CS5A API। CS5A की ये क्या है? API है, और इस जगह पे ये जाके क्रिएट होता है। इसमें काफी चीजें आपको नजर आएंगी बच्चों। जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो ना, उसमें ये एपीआई का बड़ा रोल है आपके डाटा रिट्रीवल में या डाटा गेट या एक्सेस करने में। एपीआई बहुत रोल प्ले करती है। अब ये जो आपने वेब एप्लीकेशन की बात की हमने, एमटी है, वेब फॉर्म है, एमवीसी है, तो मुझे इसमें से क्या चाहिए थी? वेब एपीआई चाहिए। तो मैं क्रिएट करता हूँ उसको। देखो आप ना जब इसको कॉल करोगे तो ये एज ए यूआरएल आपको मिलेगा, ठीक है। उस यूआरएल के ऊपर आपने इसकी कॉलिंग करनी है। कैसे करेंगे तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए यूआरएल के ऊपर मुझे इसको कॉल करना है, तो इसका यूआरएल भी तो कहीं डिफाइन होना चाहिए ना। ये आपके पास एक ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज पे आप गौर करें कि यहाँ पे ये आपको एडमिन नजर आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैंने जस्ट ASP.NET जो मेरी वेब एप्लीकेशन थी उसको मैंने ओपन किया। आई होप कि आप ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन अपने जो वेब इंजीनियरिंग के कोर्स है उसमें कई दफ़ा बना चुके होंगे, ठीक है। पर उसके अंदर जाके मैंने वेब फॉर्म्स वगैरह या एम्प्टी फॉर्म्स को नहीं सिलेक्ट किया, मैंने वेब API को सिलेक्ट किया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए तो आपको बेतहाशा यहाँ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। मैं फिलहाल एक ही दफा उस फोल्डर को ओपन करूंगा और वो फोल्डर है ऐप स्टार्ट का। ऐप स्टार्ट के अंदर मेरे पास एक क्लास है जिसे मैं कह रहा हूं वेब API डॉट कॉन्फ़िग या वेब API कॉन्फ़िग के नाम से। जो URL है मेरा वो इस फाइल के अंदर मेंशन्ड है, यहाँ पे HTTP राउट के अंदर मेंशन्ड है। मैं क्या बता रहा हूँ, जब मैं इस API के किसी भी फंक्शन को यूज करूंगा तो सबसे पहले वर्ड लिखा जाएगा API, उसके बाद मेरे कंट्रोलर का नाम करली ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद ID मतलब पैरामीटर्स होंगे इसके, और ये ID इज इक्वल टू राउट पैरामीटर डॉट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, ये अगला दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब एक चीज और अगर मैं यहाँ ऐड करूंगा वो ये कि कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर आप ये समझिए ये आपकी क्लास है। यानी मैंने क्या बताया, API का नाम क्या है, CS5, यानी फिलहाल API कीवर्ड लिखूंगा मैं, API है। इसके अंदर इससे पहले इसका होस्ट जो URL है ना वो आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये राउट बताना है API के अंदर कंट्रोलर का नाम बताया। अच्छा, कंट्रोलर कौन सा है, यानी क्लास कौन सी है, उस क्लास के अंदर आपने ये चीज ऐड करनी है कि उस क्लास के अंदर फंक्शन कौन सा है। अब इस फंक्शन को API की जुबान में जावा में मेथड कहते हैं, ठीक है। एक्शन कह देते हैं इसको हम यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है, एक्शन। बस एक ये चीज आपने इसमें ऐड करनी है और इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब इस फाइल के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं रह गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स देखो .cs की फाइल्स है, इसका मतलब ये क्लासेस है। इसके अंदर मैं कंट्रोलर्स के अंदर राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा टॉप मोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, सबसे टॉप पे क्लिक किया। अब आपको बहुत से मिलेंगे, MVC5 का चाहिए, MVC दिस का चाहिए, मुझे वेब API 2 कंट्रोलर चाहिए, MT चाहिए। इसके अलावा MT क्यों, ताकि हम देख लें इसमें ना, इसमें और बहुत से विद एक्शंस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क विद रीड राइट एक्शंस चाहिए, या मुझे सिर्फ MT चाहिए जिसमें मैं अपना काम कर सकूं। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस कंट्रोलर का आप नाम देंगे, ये कंट्रोलर क्या है, मैथ कंट्रोलर है, ठीक है। मैथमेटिक्स के मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करूंगा, ये कुछ टाइम लेगा जी। अच्छा बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जब भी आप यहाँ पे इस API के अंदर कुछ फंक्शंस लिखेंगे, जो भी आप फंक्शन लिख रहे हैं उसके टॉप पे आपने या HTTP गेट लिखना है या HTTP पोस्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ पब्लिक इंट, उसकी रिटर्न टाइप है गेट रैंडम नंबर, ये रैंडम नंबर को गेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक रैंडम की क्लास जनरेट करता हूँ, रैंडम r इक्वल्स टू न्यू रैंडम और r.next, और मैं कहता हूँ जी ये 10 से लेकर 100 तक कोई जो है ना एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होगा, कोई भी रैंडम नंबर। और इस रैंडम नंबर को फिर हम क्या कहेंगे, इस रैंडम नंबर को हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया इसके अंदर, रिटर्न n। अब मैं इसको रन करता हूं, फंक्शन का नाम देखिएगा गेट रैंडम नंबर है। एक चीज नोट करिएगा कि यहां पे मेरे पास लोकल होस्ट, उसके बाद मुझे पोर्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर क्या था, 44320 पे ये मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। इस वक्त जी, इसके बाद मैंने क्या लिखना था, कैसे अपने API को कॉल करना है, स्लैश API का कीवर्ड था, उसके बाद कंट्रोलर मैंने जो बनाया था उस कंट्रोलर का नाम था मैथ, पूरा नहीं लिखना मैथ कंट्रोलर, सिंपल उसका जो नाम आपने रखा था वो मैथ।
उसके बाद उस फंक्शन कौन सा था, गेट रैंडम नंबर। अब देखिए ये मैंने केस चेंज लिखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग एग्जैक्टली आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसने कोई 13 रैंडम नंबर था वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह कोई आपका जो होगा मेथड होगा जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा तो आप उसको स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे यहाँ से। तो बेहतर क्या है कि यहाँ से ये हर मेथड की रिटर्न टाइप आप सेम कर दें ताकि आपको कल को जो यूज करना है वो उसमें आसानी हो। तो चूंकि ये ओवर द नेटवर्क जाएगा और HTTP प्रोटोकॉल को यूज करेगा तो यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप कर रहा हूँ HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। रिस्पॉन्स मैसेज की रिटर्न टाइप कर, अब n तो रिटर्न करने से इसका मतलब है इसी तरह का रिस्पॉन्स आपने रिटर्न करना है। तो रिक्वेस्ट की एक प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स के नाम से उसका एक फंक्शन है जो कि HTTP रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो स्टेटस कोड डॉट ओके और n। अब इसका एडवांटेज क्या है, इस n की जगह मैं किसी क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं। इस n की जगह मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं, इस n की जगह पूरा का पूरा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं। अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग भेजनी है स्ट्रिंग भेज सकता हूं, कोई मुझे इंटीजर वैल्यू, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट, जो भी कोई लिस्ट भेजनी है इस n की जगह कंप्लीटली पास हो सकती है। तो मैंने बस इसका मेथड का रिटर्न टाइप क्या कर दी, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया। अब देखें जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी भी डाटा ये लेकर ही आएगा मेरे पास। पोस्टमैन का आपको आइडिया है, यूज किया होगा, ये मेरे पास पोस्टमैन है। मैंने ये जो URL है मैं इसके ऊपर भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। /API/math/get_random_number ये फंक्शन है और इस दफा वो फंक्शन नंबर ले आएगा कोई रिटर्न कर, ठीक है जी। तो ये अब मैंने यहाँ पे यूज किया। अब यही चीज मैं पोस्टमैन के अंदर भी कॉल करूंगा थोड़ी देर में। तो मैंने URL को कॉपी कर लिया, चले जब ये रेडी हो जाए तो मैंने पहले भी बहुत से फंक्शंस कॉल किए हुए हैं, उन सबको हम क्लोज करते जाते हैं। जी URL मैंने टाइप किया और मैंने रन किया तो ये कोई रैंडम नंबर ये पिक करके यहाँ पे ले आया, ठीक है जी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से मैं कुछ अब इसके अंदर कुछ एडिशन करता हूँ ना, जिस तरीके से मैंने यहाँ कहा कि मैं इन दो नंबर्स को सम करना चाहता हूँ। तो HTTP सम int x, int y, इन दो नंबर्स को ऐड करूँगा, ठीक है। तो रैंडम नंबर तो हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। int आंसर इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, डबल कोटेशन में मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू आंसर, ये आपने आंसर रिटर्न कर दिया, रिटर्न हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसमें मजीद फंक्शंस ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक सब्ट्रैक्ट। तो सिंपली आपके पास x माइनस दिस हो जाएगा, यहाँ पे आप डिफरेंस कॉल कर लें तो आप इनको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कैसे रन किया जाएगा, अब सम का फंक्शन तो आर्गुमेंट ले रहा है ना, एक उसमें आर्गुमेंट x है, दूसरा आर्गुमेंट y है, तो आपने इस आर्गुमेंट्स को भी वैल्यू देनी होगी, ठीक है। पैरामीटर्स जो है इनको आपने आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। जी देखिएगा API, तो फंक्शन का नाम था सम, क्वेश्चन मार्क लगा के आपने x और y की वैल्यू देनी है। x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 10, तो दोनों का सम उसने रिटर्न कर दिया।
एंड लगाना है लास्ट में, इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। एक और वे भी था इसका कॉलिंग का कि आप अगर ये दे दें 5/10, तो ये अब मेरे पास नहीं एग्जीक्यूट हो रहा स्लैश के साथ, या मैं शायद कोई मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें। बहरहाल ये एक वे है, एंड y इक्वल्स टू 2, तभी आपको रिजल्ट उसने रिटर्न कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इस एपीआई को पब्लिश करना है। ये एपीआई तो बन गई भाई, इसके अंदर मैंने अपनी फंक्शनैलिटी लिख ली। अभी इसको हम डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे, पर पहली चीज ये है कि मैं इसको पब्लिश करूँ। पब्लिश कहाँ करना है मुझे? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर, यानी IIS के ऊपर पब्लिश करना है। अब IIS के ऊपर अगर आपने पब्लिश करना है, तो IIS के ऊपर पब्लिश करने के लिए आपके पास IIS इंस्टॉल होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा भाई आपके पास IIS इंस्टॉल है या नहीं है? तो आप यहां से रन टाइप करेंगे और उसमें आप लिखेंगे inetmgr, ओके करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म अपीयर हो जाए जिसमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर होगा, तो इसका मतलब है आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई आपके पास अपीयर ना हो, मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी सेक्शंस को ये पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप जाएंगे टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ, इसके अंदर जाके आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आपने सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। जो पहला आपका था .NET फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूड्स दिस। अब ये देखें, ये ट्री व्यू का एग्जांपल भी आपको नजर आ रही होगी। ट्री व्यू है एक किस्म का। विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन HTTP एक्टिवेशन, इसको आपने चेक कर देना है। इसी तरीके से 4.5 की जो एडवांस सर्विसेज हैं उसमें आपने ASP.NET 4.5 को, और WCF सर्विसेज के अंदर आपने HTTP एक्टिवेशन को चेक करना है, और TCP पोर्ट शेयरिंग को आपने चेक करना है, ठीक है। और ओके प्रेस कर, जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे, ठीक है। 2 फोल्डर्स थे, उन फोल्डर्स के अंदर आपने जस्ट चेक करने और ये इंस्टॉलेशन होगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब नेक्स्ट फेज ये है कि IIS हो गया इंस्टॉल, तो अब मैं उसको क्या करूँ? पब्लिश करूँ IIS पे। कैसे करूँगा पब्लिश? प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में चले गए प्रोजेक्ट की, आपने यहाँ से वेब को, एप्लीकेशन बिल्ड और वेब को सिलेक्ट करना है। कर लिया वेब को सिलेक्ट। वेब को सिलेक्ट करने के बाद IIS की जगह आप लोकल IIS करेंगे और इसकी क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी कर देंगे। अभी API का नाम क्या जा रहा है? CS5A API, तो इसको मैं क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी कर देता हूँ। द वर्चुअल डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप एज एन एडमिन नहीं आए तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। अब आप ये API जो है ना वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। दोबारा से इसकी आप सेटिंग्स को वापस लेकर आएंगे, सेव करेंगे और वापस। अब ये मुझे कहाँ पे नजर आएगी? अब मैं जाता हूँ IIS इंटरनेट सर्विस मैनेजर पे, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, पहले भी मैंने बहुत सी पब्लिश की हुई है इसमें, तो अभी जो रिसेंट 5A API, ठीक है, तो इसको अगर मैं ब्राउज करूँगा तो ये मुझे अब यहाँ पे रन करवाएगी डाटा। अच्छा, अब आप डाटा रिट्रीव करते हैं और आपको IP के ऊपर डाटा नहीं मिलता, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि आपकी जो विंडोज़ फायरवॉल है उसमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो आप फिर फायरवॉल को जाके ऑफ करेंगे और फिर आपका डाटा जो है वो एक्सेस हो जाएगा। या आपने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जो है ना परमिशंस नहीं थी, जो भी मैं आपको बताऊंगा, यूज़र ऐड करूंगा जिसकी परमिशन दे दी, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास एक कमांड भाई चल जाओ, /let's see API/math/sum (x = 5 and y = 2). इसको मैंने रन किया, ये रिजल्ट लेकर आ गया, ठीक है इसका। अब ये जो लोकल होस्ट आपको नजर आ रहा है, इस लोकल होस्ट की जगह मैं IP भी रख सकता हूँ। कौन सा? जो मेरे सिस्टम का होगा, जिस पे मेरा अभी फिलहाल कनेक्शन है, जहाँ पे ISS है। तो यहाँ पे मैं IP config की एक कमांड देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वायरलेस लैन अडाप्टर के अंदर, जिसे आप वाईफाई कह रहे हैं, इसके अंदर IPv4 जो कि 192.168.8.100 है, इसको मैं यूज करूंगा। मतलब इस लोकल होस्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 192.168.8.100। तो ये अब मेरा URL बन जाएगा। ये देखें, ये आपका वो फेच करके ले आया। अब इसका मतलब है ये आपकी जो API है, जो इस IP को एक्सेस कर रहा होगा,
इस आईपी के साथ एक्सेसिबल होगा वो इसको इस आईपी के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ग्लोबली आईपी आप लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। अब देखें मैंने विजुअल स्टूडियो कर दिया बंद और इसको ला के मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये इधर ले आया। इसका मतलब ये आईपी पे चल रही है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो आपका रन नहीं हो रहा, लोकल होस्ट आपका रन नहीं हो रहा। अब एक छोटा सा काम आपने इसमें और करना है कि आपने IISS मैनेजर पे जाना है। आपने जो एपीआई बनाई थी उस एपीआई पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट परमिशंस पे जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, एडिट करेंगे, ऐड पे जाएंगे, IIS अंडरस्कोर के आपने सबसे पहले IIS में आना है यहाँ पे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको मैं अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि इधर फिर आप लोग समझ लें सीक्वेंस में। CS5A API की तरफ आपने आना है, CS5A API पे, ठीक है। तो CS5A API के अंदर आपने आके इस पर राइट क्लिक करना है, इसमें एडिट परमिशंस में जाना है। आपको 3 टैब नज़र आ रहे होंगे, एक जनरल का, एक शेयरिंग का, एक सिक्योरिटी का और एक कस्टमाइज का। सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है, टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट, एडिट करना है। एक मैं नया यूज़र ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड IIS_I यूज़र, इंटरनेट यूज़र्स जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के थे, मैनेजर के थे, चेक नेम्स किया, ओके। और इस यूज़र को आपने कंप्लीट परमिशन अलाउ कर देनी, फुल कंट्रोल अलाउ कर देना, अलाउ कर दिया, ओके किया, सेव हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि इसी पर्टिकुलर ये जो URL था मेरा, इस URL को मैं अपने मोबाइल पे एक्सेस करता हूँ ना ज़रा। क्या ये मेरे मोबाइल पे एक्सेसिबल है? क्योंकि मोबाइल तो इस आईपी को एक्सेस कर रहा है मेरे वाला ना, तो मेरा मोबाइल इस आईपी के साथ भी पहले हम कनेक्ट हो जाते हैं इस राउटर पे, यूजिंग डाटा। अच्छा, ये अब हम आईपी के ऊपर कर चुके थे पब्लिश, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा था पोस्टमैन पे जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये डाटा आपको रिट्रीव करके देगा, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यूज इसमें चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं 12 कर देता हूँ, तो ये आपकी नई कैलकुलेशन आप करके लेकर आता है। अब जो पर्सन भी इस आईपी को एक्सेस कर सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्लोबल नहीं है, आप लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये मेरे राउटर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर ये मेरे किसी सर्वर के ऊपर पब्लिश है, ऐसा जो ग्लोबली आईपी होगा, तो आप इस आईपी को उस सर्वर का आईपी देंगे, और अगर ये इसी तरह आईपी पब्लिश है आप इसको एक्सेस कर लेंगे यहाँ अपने पास कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, अब ये URL है, जिस URL के ऊपर आप इसको एंड्रॉयड पे भी एक्सेस करेंगे, इसको आप जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसको मैं आपको अपने फ़ोन से भी एक्सेस करके देता हूँ, थोड़ी देर में मैं ज्वाइन कर लूँ उतनी देर में अपने फ़ोन से इस मीटिंग को। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और एडवांस शेयरिंग में जाके ये शेयर कर रहा है। ठीक है जी, शेयर हो गई स्क्रीन। मैं यहाँ पे गया, इस URL में मैंने URL पेस्ट किया और सर्च किया। तो अगर आप ये देखें तो ये देखिए, ये आपको डाटा ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब ये देखें, हमने यहाँ से भी इस डाटा को एक्सेस कर लिया। तो इस URL के ऊपर आप कहीं पे भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फेज था, पब्लिश तो हो गई हमारे पास। तो ये बच्चों वेब API है जिसको लोग जो है या बच्चे जो है वो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या उनसे बनती नहीं है, क्या चक्कर है, या बनती है तो कहते हैं क्रैश हो गई है, क्या हो गया। तो कितनी देर लगी हमें, जस्ट या तो मैंने अभी आपको बताया भी है ना, चीज़ें 1 बाय 1 चीज़ें बताई भी हैं, ये करें ये करें ये करें। तो वैसे बनाने में अगर आप खुद बैठ जाए और बनाएं तो इतनी देर नहीं लगेगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि यहाँ से अगर मुझे, मतलब मैं कहता हूँ जी मुझे स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट किस तरीके से आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ SQL में एक टेबल क्रिएट करता हूँ, और उस टेबल के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई SQL के साथ अगर हमारा कनेक्शन होगा, डाटा हमने, हमारे पास कोई टेबल है या मैंने मोबाइल ऐप बनाई हुई है जो इस SQL डेटाबेस में डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रही है, तो एक्चुअल तो फंक्शंस को कॉल करना ना, तो आपके वेब API के फंक्शंस होंगे, उनको आप यूज़ करेंगे और उनकी मदद से आप आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस CS5A API,
डेमो के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाई, एग्जीक्यूट की, यूज दिस पर्टिकुलर डीबी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी एंड प्राइमरी की कॉमा नेम varchar 100 कॉमा एज एंड, ठीक है जी। ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट का, और इसमें मैं कोई डाटा इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 अली 19, तो ये मैंने एक डाटा इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये डाटा मैं यहाँ पे अगर व्यू करूँ तो आपको नजर आ जाएगा, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट 1 अली एंड 19। तो अब यहाँ पे आपने इस डाटा को कहाँ यूज करना है, मैथ कंट्रोलर को मैंने एंड कर दिया। अब देखिए मेरी एपीआई हो गई है पब्लिश, अगर उसके बाद मैं आके चेंजेस करूंगा तो फिर मुझे क्या वो एक्सेस होगा? तो बिल्कुल आंसर एक्सेस होगा। आपने जस्ट सेव करना है और बिल्ड कर देना, आपको वो चीज़ एक्सेसिबल होगी। आपने मॉडल्स के फोल्डर पे जाना है, मॉडल्स के फोल्डर पे आपने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, उसी तरह डेटाबेस को हम लिंक करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से, ADO.NET मॉडल 1 ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर न्यू कनेक्शन। ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एपीआई के ऊपर वेब एपीआई पे चलाएंगे तो आपने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन जो आपका लॉगिन है वो लाजमी देना है। विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर वर्क नहीं करेगी ये। CS5A API डेमो टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके, सक्सीड हो गया। अब यहाँ से यस इट कंटेन्स, और ये वो क्लास है जिसके जरिए से मुझे चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, डेटाबेस से क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो जो जो टेबल्स आपको चाहिए, मुझे सारे टेबल चाहिए स्टूडेंट का, दी फिनिश। अब ये कुछ टाइम लेगा, तो जो ये ओपन होता है तो मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। जी, ये उसी तरीके से इस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क में था हमारे पास। अब ये आपके पास एक टेबल आ चुका है और अब आप इसको यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं मेरे पास। अब कंट्रोलर, ये मेरा डेटाबेस आ चुकी है। अब कंट्रोलर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ऐड अ कंट्रोलर, एक कंट्रोलर ऐड करूँगा और वो वेब एपीआई 2 का कंट्रोलर होगा। और उस कंट्रोलर को मैं कहूँगा, ये जो कंट्रोलर है दिस इज माई स्टूडेंट कंट्रोलर, यानी स्टूडेंट से रेलिवेंट अब ये एक किस्म की क्लास आपके पास बन गई। अब जो मैंने मैथ्स का काम किया था तो वो मैथ्स के कंट्रोलर के अंदर था, स्टूडेंट वाला स्टूडेंट के कंट्रोलर के अंदर मैं डील करूंगा उसको। जी, ये अब मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोलर है और यहाँ मेरे पास चूंकि मैथ कंट्रोलर वाली चीज़ें थी वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। जिस तरह ये गेट है, या मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर यूज करूँगा कुछ यूं करके, ये HTTP गेट, और इस फंक्शन का मैं नाम दूंगा गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब एक अप्लाई कर रहा हूँ ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, तो रिटर्न कर दो। अगर एक्सेप्शन आ जाती है, रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स HTTP स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर, यानी एरर आ गया कोई, और जो आपका एक्सेप्शन का मैसेज है वो भी आप साथ में भेज दें, तो ये आप रिटर्न करेंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास चूंकि ये मॉडल्स के अंदर फोल्डर था, तो यूजिंग CS5A API डॉट मॉडल्स के फोल्डर को मैंने यूज किया, और एक इंस्टेंस था एंटिटीज वाला, वो क्या था, CS5 डेमो एंटिटीज DB इज इक्वल टू न्यू CS5A डेमो एंटिटीज। याद है ना ये क्लास कहाँ से आती थी? एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर मॉडल में मैं गया,
मॉडल डॉट, मैं एडीओ वो यूज नहीं कर रहा, क्यूरी लिखूं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ मॉडल के अंदर ये चीज क्रिएट कर दी, ये वो क्लास है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी डेटाबेस के साथ हैंडलिंग की। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम करना है जी, स्टूडेंट कंट्रोलर था मेरे पास डीपी, अब गेट स्टूडेंट था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ var std इज इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट्स एस सच एस, यानी ये आपके पास पूरा का पूरा टेबल, वही क्यूरी डॉट सिलेक्ट दिस। अगर आप इसके ऊपर मेथड सिंटैक्स की क्यूरी अप्लाई करना चाह, सॉरी ये मेथड सिंटैक्स था, अगर आप इसके ऊपर क्यूरी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो वाली क्यूरी सिंटैक्स वाली, फ्रॉम एस इन डीबी डॉट स्टूडेंट्स सिलेक्ट एस, तो आपका सारा का सारा डाटा, अब ये देखिए पूरा कंप्लीट स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको जस्ट सेव करूंगा, इसको बिल्ड करूंगा, बिल्ड सोल्यूशन, चले सोल्यूशन हमारा हो चुका है बिल्ड। अब जितनी भी, अब ये बिल्ड स्टार्टेड है, सॉरी बिल्ड जो ही सक्सीड होती है, तो उसके बाद अब जितनी भी चेंज सक्सीड होगी, जितनी भी चेंजेस की, वो आपको एपीआई में मिल जाएगी। तो कैसे, अब मैंने इसको रन नहीं किया, तो आपको बताने के लिए, तो इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया इस आईपी के ऊपर। अब मैथ कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर का नाम क्या आ चुका है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, गेट स्टूडेंट के नाम से, गेट स्टूडेंट्स के नाम से ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इसकी जब आपके एग्जाम्स हो जाए तो इसकी एक दफा खुद से प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इस वीडियो को देख देख के, ठीक है। ये देखें, ये वो डाटा था, जेसन फॉर्म में ये डाटा आया मेरे पास, ठीक है। आप अगर फॉर्म चेंज है, अगर आप एक्सएमएल फॉर्म में चाहते हैं तो ये एक्सएमएल में दे देगा, आप कुछ जो जेसन में चाह रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे डाटा जेसन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये डाटा आ चुका है। अब क्या है, यहाँ पे मैं एक डाटा इंसर्ट करने की बात करूंगा। अब डाटा क्या इंसर्ट करना है मुझे, डाटा मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। जब मैंने डाटा इंसर्शन की बात करनी है ना, लाजमी नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँ, पर मैं यहाँ पे डाटा इसकी टाइप चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो मेथड होगा ये पोस्ट मेथड होगा, ठीक है, HTTP पोस्ट, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ इंसर्ट जो है, ठीक है। इनमें जस्ट सिक्योरिटी के डिफरेंसेस है, इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ही आप इसको एक दफा स्टडी करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या जो है ना इनके डिफरेंसेस है। पोस्ट मेथड के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि जो पोस्ट मेथड है आपका, ये आपका मेथड इंसर्ट ब्राउजर पे कॉल नहीं होता, वेब ब्राउजर पे कॉल नहीं होगा, या तो ये आप एंड्रॉइड से डायरेक्टली कॉल कर रहे होंगे या आईफोन से कॉल कर रहे होंगे, या आप इसको पोस्टमैन के जरिए से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, क्या ऐड कर दो इसमें, ये ऐड करो db डॉट सेव चेंजेस। जब ये करेंगे हम, तो हम कह देंगे भाई आपका जो डाटा है वो इंसर्टेड, डाटा इज इंसर्टेड, ये स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अदरवाइज कोई एरर आ रहा होगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, उसी तरीके से बिल्ड और बिल्ड सोल्यूशन दोबारा किया मैंने, बिल्ड सक्सीडेड। अब इसको मैं इस आईपी के ऊपर गेट करूंगा, एक नया बनाया। अब जब नया बनाया, मेथड की टाइप क्या थी, पोस्ट, तो इस गेट को मैं चेंज कर दूंगा पोस्ट। पोस्ट का मेथड स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट ले रहा था पैरामीटर में, बॉडी, बॉडी में यहाँ पे मैंने रॉ क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि इसको मैं जेसन फॉर्म में बताऊंगा इसको, ठीक है, इंस्टेंस दे दूंगा। तो जेसन फॉर्म का इंस्टेंस मैं कैसे गेट करूंगा भाई, तो ये जो यूआरएल था, इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, इस यूआरएल को मैंने पेस्ट किया, तो इस यूआरएल ने मुझे रिजल्ट दिया, वो जेसन फॉर्म में रिजल्ट देगा, ठीक है। गेट करके दे दिया पूरा का पूरा स्टूडेंट। टाइम ले रहा है जी, हाँ एरर आ गया, ठीक है। देख, एरर इसलिए आया क्योंकि पोस्ट मेथड मैंने लिखा ना, हालांकि ये गेट स्टूडेंट क्या था, गेट मेथड था।
जी, ये मैंने वो जो प्रीवियसली रिजल्ट आया था वो मैंने जेसन फॉर्म में था, वो मैंने इस तरह कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आईडी मैं चेंज कर रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अहमद और एज दे रहा हूँ मैं 20। ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट सेंड किया। अब यहाँ पे मैसेज रिस्पॉन्स आना चाहिए इंसर्टेड के नाम से। जी, इंसर्टेड के नाम से। अब ये डाटा डेटाबेस में क्या हो चुका है, इंसर्ट आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये ओवर आईपी वो वेब एपीआई ये काम कर रही है सारा का सारा, कि डाटा इंसर्ट करके दिया। अब अगर मैं दोबारा कॉल करूँगा तो एरर आएगा, बिकॉज फॉरेन की जो हमारी सॉरी जो प्राइमरी की है वो वायलेट हो रही है आपके पास, रिपीट होगी। तो ये टोटल आपके पास है, और अगर वेब एपीआई है और अगर आप इसमें मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जितना मर्जी इसके अंदर फंक्शंस को एक्सप्लोर करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक आइडिया देना था आप लोगों को, वेब एपीआई का इस तरीके से बनाई जाती है, उसमें इस तरह आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और जो फंक्शन अब आपने इसमें अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएं, जो लॉजिक्स लिखना चाहते हैं वो लिखना चाहें लिखें। अब देखें सी शार्प, आप जो बच्चा एंड्रॉयड पे बना रहा है वो यहाँ से लॉजिक सारी की सारी यहाँ लिखे, यहाँ से व्यू उठा के एंड्रॉयड पे ले जाए। ठीक है, अगर उसके प्रोजेक्ट में वेब एपीआई इन्वॉल्व है तो ये काम कर सकता है। तो कितना जो है ना इस एपीआई ने हमें क्या कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया। जी, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ओके जी, अल्लाह हाफिज।